क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा बटन दबे और कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा शहर जलकर राख हो जाए? लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सिर्फ एक चमक, एक आवाज और कुछ ही पलों में भाप बनकर हवा में गायब हो जाए। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा शहर के लोगों के लिए भी वही दिन था। किसी को नहीं पता था कि उस दिन सूरज के साथ एक और सूरज धरती पर उतरने वाला है। एक ऐसा सूरज जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी छीन लेगा। सुबह के करीब 7 बजे जापानी सेना के रडार पर हलचल दिखी। एक अमेरिकी विमान जापान के आसमान में दाखिल हुआ। सायरन बज उठे, लोग घरों से बाहर भागे, बच्चे रोने लगे और हर तरफ एक ही दुआ, हे भगवान हमला ना हो। लेकिन जापान की सेना ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह विमान ज्यादा देर टिके बिना वापस लौट गया। लोगों को लगा खतरा टल गया है, लेकिन असली खतरा तो अभी आसमान में मंडरा रहा था। करीब 8 बजे सायरन बंद हो गए और लोग दोबारा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गए। बच्चे स्कूल की ओर, मजदूर फैक्ट्रियों की ओर और औरतें घरों में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि वही सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह बनने वाली है। उस वक्त जापान की हालत बेहद खराब थी। दूसरे विश्व युद्ध ने देश की कमर तोड़ दी थी। बाजारों से अंडा, दूध, चाय, कॉफी जैसी जरूरी चीजें गायब थीं। सड़कें खाली थीं, पेट्रोल इतना महंगा था कि गाड़ियों की जगह हर तरफ सिर्फ साइकिल और पैदल चलते लोग दिखते। हिरोशिमा का हर परिवार भूख, गरीबी और डर में जी रहा था। लेकिन ये सब उस खौफनाक सच्चाई के सामने कुछ भी नहीं था, जो कुछ ही मिनट बाद आसमान से गिरने वाला था। और तभी 8:15 पर आसमान से एक B-29 बम वर्षक विमान दिखाई देता है। नाम था एनोला गे, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स उड़ा रहे थे। उनके साथ थे और भी विमान, एक बम वर्षक और एक फोटोग्राफी विमान, जिनका काम था इस हमले को कैमरे में कैद करना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों हिरोशिमा, क्यों इस शहर को चुना गया? असल में हिरोशिमा जापान का एक ऐसा शहर था जो उस वक्त तक युद्ध से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। यहाँ बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्रीज थीं, यहाँ से जापानी सेना को हथियार और सप्लाई मिलती थी। लेकिन शायद असली वजह सिर्फ इतनी नहीं थी। अमेरिका को एक संदेश देना था, जापान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। संदेश ये कि देखो, हमारे पास अब वह शक्ति है जिससे हम चाहें तो धरती से एक शहर मिटा सकते हैं। और ठीक उसी वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स ने कॉकपिट में एक बटन दबाया। नीचे गिरा था लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम। 43 सेकंड्स तक यह बम हवा को चीरते हुए नीचे गिरता रहा। कुछ लोगों ने इसे आसमान से गिरते देखा भी, लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, ये बम जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर ही फट पड़ा। और फिर एक ऐसी रोशनी फैली जिसे देखकर लगा कि सूरज धरती पर फट गया हो। आंखें पल झपकने से पहले ही जल गईं, शरीर पिघलने लगे, पूरा शहर आग की लपटों में समा गया। 8:15 पर जब आसमान से गिरी वो लिटिल बॉय नाम की मौत जमीन से 600 मीटर ऊपर फटी, तो पूरा शहर एक झटके में बदल गया। पहले आया एक सफेद तेज प्रकाश, इतना चमकीला कि पलक झपकने से पहले ही लोगों की आंखें अंधी हो गईं। फिर आया धमाका, जिसकी गूंज 12,500 टन TNT के बराबर थी। और उसके बाद फैल गई आग की आंधी, जिसने सब कुछ निगल लिया। उस धमाके के बाद जो दृश्य था, उसे किसी इंसानी जुबान से बयां करना आसान नहीं। ग्राउंड जीरो यानी जहां बम फटा, वहां मौजूद 80,000 लोग एक सेकंड में भाप बन गए। उनके शरीर का नामो निशान तक नहीं बचा। कुछ लोग सिर्फ परछाई बनकर दीवारों पर छप गए। हाँ, उनके शरीर की गर्मी ने पत्थर पर काला धब्बा छोड़ दिया, जो आज भी हिरोशिमा पीस म्यूजियम में देखा जा सकता है। बम फटने के बाद शहर का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस गर्मी ने पेड़, पौधे, घर, इंसान सबको पिघला दिया। शहर का 2/3 हिस्सा पलक झपकते ही राख हो गया। उस पल जो लोग बचे, उनके लिए जिंदगी मौत से भी बदतर थी। जापानी लड़की सेट्सुको थर्लो उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी। वो स्कूल में थी जब रोशनी फैली। वो बताती है, मैंने अचानक तेज सफेद चमक देखी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो मैं मलबे के नीचे दबी थी। मेरी सहेलियां चीख रही थी, कुछ की आंखें बाहर आ चुकी थीं, कुछ के शरीर से खाल लटक रही थी। मैं रेंगते हुए बाहर निकली, लेकिन वहां कोई दुनिया नहीं थी, बस आग, लपटें और लाशें। वो आगे कहती है, मैं भाग रही थी और पीछे से मुझे अपनी दोस्त की आवाज आई। वो मलबे में फंसी थी। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी आग की लपटों ने
उसकी आंखों के सामने उसे जला दिया। मैं भागती रही, लेकिन जहां भी देखा सिर्फ इंसानों का नर्क था। हिरोशिमा की सड़कों पर हजारों लोग जलते हुए भाग रहे थे। कुछ की खाल उनके शरीर से लटक रही थी, जैसे दीवार से आधा फटा हुआ पोस्टर झूलता है। कई लोग सिर्फ एक शब्द बोल पा रहे थे, पानी पानी पानी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शहर का पानी अब जहर बन चुका है। जो भी उस रेडियो एक्टिव पानी को पीता कुछ मिनटों में तड़प कर मर जाता। शाम होते होते आग की लपटें थम गई, लेकिन तबाही का मंजर और डरावना हो गया, क्योंकि रात 11 बजे के आसपास हिरोशिमा पर बरसी काली बारिश। ये बारिश पानी की नहीं, बल्कि मौत की बूंदें थीं। रेडियो एक्टिव राख और गंदगी से बनी ये बारिश जब गिरती तो जमीन जहरीली हो जाती। लेकिन प्यासे लोगों ने इसे पी लिया और तुरंत मौत के मुंह में समा गए। इस हमले में जो लोग बचे वो धीरे धीरे मौत झेलते रहे। किसी को कैंसर हुआ, किसी की हड्डियां गलने लगीं और कईयों की आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा हुई। हिरोशिमा का दर्द एक पल का नहीं था, वो आने वाले दशकों तक फैलता रहा। लेकिन दुनिया को इस नरक का पहला गवाह कौन बना? वो थे सतोशी नकामुरा, 37 साल के पत्रकार। जब बम गिरा वो शहर से बाहर थे, लेकिन दोपहर तक साइकिल पर चलकर जब हिरोशिमा पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर तरफ लाशें पड़ी थीं, कुछ जले हुए, कुछ मलबे में दबे हुए और कुछ पहचान से बाहर। नाकामुरा ने वहीं से उकायामा स्थित डोमाइन न्यूज एजेंसी को फोन करके पहला डिस्पैच दिया। उन्होंने कहा, 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक असाधारण बम गिराया। शहर पूरी तरह से तबाह है। लगभग 1,70,000 लोग या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन ब्यूरो चीफ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, एक ही बम से इतने लोग कैसे मर सकते हैं? संख्या कम करो। नाकामुरा का चेहरा खून से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आवाज गुस्से और सच्चाई से भरी थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सेना मूर्ख है, उन्हें पता नहीं कि हमने नर्क को जिंदा देखा है। और यही था वो पल जब दुनिया को पता चला कि अब युद्ध बदल चुका है। अब बमों की लड़ाई नहीं रही, अब इंसान ने इंसानियत को मिटाने वाला हथियार बना लिया था। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा था। अमेरिका ने इतना खतरनाक बम बनाया कैसे? किसने इसे बनाया? क्या यह सिर्फ युद्ध खत्म करने के लिए था या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था? जब हम कहते हैं कि अमेरिका ने परमाणु बम बनाया, तो यह कोई अचानक मिली चीज नहीं थी। ये वैज्ञानिक, सैन्य और राजनीतिक कोशिशों का अभिशाप बनकर निकला। इस पूरे ऑपरेशन का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक गुप्त, विशाल और रिकॉर्ड तोड़ लागत वाला प्रोजेक्ट जो 1942 में शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक लैब में कुछ वैज्ञानिकों का काम नहीं था। ये अमेरिका की बड़ी औद्योगिक मशीनरी थी, जिसमें एजेंसियां, मिलिट्री यूनिट्स और देश की बड़ी कंपनियां शामिल थीं। 3 मुख्य चीजें चाहिए थीं: ज्ञान, थियोरी, कच्चा माल, यूरेनियम, प्लूटोनियम और उत्पादन क्षमता, फैसिलिटीज। इन तीनों को एक साथ जोड़ना ही असली चुनौती थी। सबसे पहले सवाल, कौन से वैज्ञानिक जुड़े थे? नाम सुनकर आज भी खौफ होता है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, वह इंसान जिसको बाद में अमेरिका का परमाणु पिता कहा गया। उसके साथ थे एनरिको फर्मी, नील्स बोर से प्रभावित कई यूरोपियन वैज्ञानिक और बहुत से अमेरिकी फिजिसिस्ट जो बर्लिन से भागे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने पहले चेतावनी दी थी कि नाजी जर्मनी भी ऐसे हथियार बना सकता है। यही डर अमेरिका में तेज हुआ। यहाँ एक मोड़ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद सीधे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, पर उन्होंने और लियो सिलार्ड ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक लेटर भेजा। ये पत्र इतिहास में काफी मायने रखता है। इसमें बताया गया कि न्यूक्लियर फिजिक्स ने इतना संभावित ऊर्जा समेट ली है कि अगर जर्मनी आगे बढ़ गया तो बड़ा खतरा होगा। ये पत्र एक तरह से उस अभियान को गति देने वाला इग्निशन था। सवाल उठता है, क्या यही डर ही ये निर्णय लेने के लिए काफी था, या राजनीति और सैन्य दांव भी पीछे थे? मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम 3 बड़े केंद्रों में बंटा। ओक रिज, टेनेसी, जहां यूरेनियम 225 को अलग करने की प्रक्रिया चलती थी। हैनफोर्ड, वॉशिंगटन, जहां प्लूटोनियम बनाने के रिएक्टर्स थे। और लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको, जहां बमों का डिजाइन और असेंबली हुआ। हर साइट पर हजारों कामगार, वैज्ञानिक और सैनिक काम कर रहे थे और सभी को सीक्रेट रखा गया। लॉस अलामोस की कहानी अपने आप को एक फिल्म जैसा बताती है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा शहर जहां दुनिया भर के दिमाग एक साथ आ गए। वहां वैज्ञानिकों को बताया गया, आप क्या बना रहे हैं ये सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए है। लेकिन असल में वहां जो बनाया जा रहा था उसने मानवीय इमेजिनेशन की सीमा पार कर दी। विज्ञान की भाषा में 2 अलग अलग रास्ते अपनाए गए थे। एक, यूरेनियम
235 पर आधारित बम। ये वह था जिसे बाद में लिटिल बॉय कहा गया। इसे बनाने के लिए यूरेनियम को आइसोटोप अलग करना पड़ता था और यह तकनीकी तौर पर कठिन और लंबी प्रोसेस थी। 2. प्लूटोनियम 239 पर आधारित बम। ये ज्यादा जटिल लेकिन छोटे आकार का शक्तिशाली बम बनता था जिसे बाद में फैट मैन कहा गया। प्लूटोनियम रिएक्टरों से बनता था और इसे असेंबल करने के लिए ड्राइविंग टेक्नोलॉजी थर्मल इम्प्लोजन मेथड की जरूरत थी, जो एक अलग तरह की इंजीनियरिंग थी। यहाँ एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट आता है। ट्रिनिटी टेस्ट 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट हुआ। ये टेस्ट सिर्फ तकनीकी जांच नहीं था, ये एक पब्लिक मैसेज भी था, हालांकि सार्वजनिक नहीं रखा गया। जब ट्रिनिटी ने धरती पर मशरूम क्लाउड बनाकर एक नई युग की शुरुआत की तो वैज्ञानिकों और सैन्य नेताओं के मन में यह सवाल उठ गया, क्या इंसान ने समुद्र में महाशक्ति छोड़ दी है जिसे अब रोका नहीं जा सकता? ट्रिनिटी के बाद अमेरिका के पास 2 तरह के बम तैयार खड़े थे, लिटिल बॉय यूरेनियम गन टाइप और फैटमैन प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप। अब सबसे बड़ा सवाल उठा, इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाए? यहाँ पर सैन्य और राजनीतिक तर्क आपस में टकराए। सैन्य तर्क कहता था इस बम का इस्तेमाल हजारों सैनिकों की भीड़ वाली जापानी आर्मी के खिलाफ किया जाए ताकि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो और ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई जा सके। राजनीतिक तर्क में शामिल था सोवियतों को दिखाना कि अमेरिका के पास अब परमाणु प्रभुत्व है, एक शक्ति प्रदर्शन जो युद्ध के बाद वैश्विक पॉलिटिक्स को आकार दे। एक और संवेदनशील मुद्दा था डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। कुछ वैज्ञानिक और नेता चाहते थे कि पहले इसे किसी निर्जन स्थान पर दिखाया जाए, एक तरह की चेतावनी, मगर मिलिट्री ने कहा कि डिमॉन्स्ट्रेशन से कुछ हासिल नहीं होगा। जापानी नेतृत्व इसे नजरअंदाज कर सकता है या वे इसे वैसा ही समझ सकते हैं जैसे किसी प्रयोग की असफलता। इसलिए अंतिम फैसला आया, लक्ष्य सीधे शहरों पर हमला होगा। लक्ष्यों की सूची तैयार हुई, कई शहरों को चुना गया और ऊपर नीचे किया गया। चुनने के मानदंडों में शामिल थे सैन्य महत्व, शहर का आकार, मौसम और यह कि शहर पर पहले से कितनी क्षति नहीं हुई हो ताकि प्रभाव साफ दिखे। हिरोशिमा उन शहरों में से एक थी जो अपेक्षाकृत कम क्षतिग्रस्त थी और वहां मिलिट्री बेस और लॉजिस्टिक सेंटर थे, इसलिए इसे टारगेट चुना गया। नागासाकी दूसरा विकल्प था जब कोकुरा मौसम कारण से मिस हो गया। यहाँ एक बड़ा नैतिक सवाल फिर उभरता है, क्या वैज्ञानिकों और नेताओं ने नागरिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया? कई वैज्ञानिक, जिनमें कुछ ने बाद में सार्वजनिक रूप से अफसोस जताया, शुरुआत में इसे युद्ध जीतने का अहम जरिया मान रहे थे, पर बाद में कईयों ने कहा कि उन्हें अब अंदाजा हुआ कि यह हथियार कितनी लंबी पीड़ा दे सकता है। सिर्फ तात्कालिक विस्फोट नहीं, बल्कि दशकों तक चलने वाली रेडिएशन बीमारी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता के बाद भी कई जांचें और रिपोर्ट्स जारी हुई, जैसे कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बम के बाद कितनी जिंदगियां प्रभावित होंगी और मिलिट्री ने अनुमान बनाया कि जापान आत्मसमर्पण कब करेगा। लेकिन क्या ये अनुमान सही थे? क्या जिन्होंने ये हथियार बनाया उन्होंने इसके मनुष्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरा हिसाब लगाया था? यहाँ मैं एक सवाल छोड़ता हूँ, अगर ट्रिनिटी टेस्ट न हुआ होता तो क्या अमेरिका फिर भी इन बमों का इस्तेमाल करता? ये एक बड़ा क्या होता अगर वाला मोड़ है जो इतिहास में बहस का केंद्र बना हुआ है। जब ट्रिनिटी टेस्ट ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में जमीन पर मशरूम क्लाउड उगला दिया तो यह साफ हो गया कि विज्ञान ने एक नया और भयंकर अस्त्र दिया है। अब सवाल था, इसे इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए? अमेरिकी नेतृत्व ने जल्दी से एक प्रोसेस बनाया जिसमें वैज्ञानिक, सैन्य और राजनीतिक नेताओं की एक छोटी टीम ने नौकायन नेविगेट करना था। इस टीम को कहा गया था इंटरिम कमेटी और यही कमेटी बाद में सिफारिशें देकर राष्ट्रपति ट्रूमैन के पास पहुंची। यही इंटरिम कमेटी और मिलिट्री ने ही उन विकल्पों का विहंगावलोकन किया जो अमेरिका के पास थे। 1. पारंपरिक बॉम्बिंग। 2. जापान पर धरती आधारित आक्रमण। 3. बम का प्रदर्शन किसी निर्जन द्वीप पर। 4. सीधे किसी आबाद शहर पर डालना। और इन सभी के फायदे नुकसान तौलने के बाद सेना ने चौथे विकल्प को आगे बढ़ाया। नेशनल पार्क सर्विस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक इन्हीं विकल्पों पर ट्रूमैन और उसके सलाहकारों ने विस्तार से चर्चा की। उसी दौरान कुछ वैज्ञानिकों ने भी आवाज उठाई। लियो सिजार्ड और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पहले जापानी नेतृत्व को चेताया जाए या इसे किसी निर्जन जगह पर दिखाकर असर देखा जाए, बजाय सीधे शहरों पर हमला करने के।
ये जिलार्ड पिटीशन था, जिसे मिलिट्री कमांड और कुछ अधिकारियों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। जनरल लेस्ली ग्रोव्स जैसा मिलिट्री नेतृत्व इस तरह के विरोध को प्रोजेक्ट की गोपनीयता और अभियान को खतरे में डालने वाला मानता था, इसलिए वैज्ञानिकों की ये गुहारें तय तौर पर प्रभावी न बन सकी। अगला बड़ा कदम था लक्ष्यों की सूची बनाना। टारगेट तय करते समय कुछ मानदंड रखे गए। शहर की सैन्य लॉजिस्टिक महत्वता, मौसम की स्थिति, साफ आसमान चाहिए था जिससे लक्ष्य साफ दिखाई दे, और साथ ही यह कि शहर पर पहले से ज्यादा विनाश न हुआ हो ताकि असर साफ दिखे। हिरोशिमा को इसलिए चुना गया क्योंकि वह अपेक्षाकृत कम बमबारी वाला शहर था और वहां मिलिट्री लॉजिस्टिक सुविधाएं थीं, यानी उसकी तबाही का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। नागासाकी मूलतः एक बैकअप लक्ष्य था। कोकुरा को पहले प्राथमिकता दी गई थी, पर मौसम के कारण फ्लाइट को वहां से हटना पड़ा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया। अब बारी जापानी नेतृत्व की। जापान के अंदर निर्णय प्रक्रिया काफी जटिल थी। उनके उच्चतम सैन्य निवारक समूह, जिसे इतिहास में बिग सिक्स या सुप्रीम काउंसिल कहा जाता है, के भीतर विभाजन था। कुछ सैन्य नेता युद्ध जारी रखो के पक्ष में थे, जबकि कुछ ब्यूरोक्रेटिक और सिविल नेताओं को शांति की तलाश थी। पॉट्सडैम डिक्लेरेशन 26 जुलाई 1945 ने स्पष्ट शब्दों में अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की और साथ ही चेताया कि यदि जापान न मानेगा तो प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन होगी। जापानी नेतृत्व ने शुरुआत में पॉट्सडैम को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनमें खासकर सम्राट के पद और उसकी स्थिति को लेकर गहरा डर था। 6 अगस्त को हिरोशिमा बम गिरने के 16 घंटे बाद ट्रूमैन ने सार्वजनिक रूप से एक चेतावनी जारी की और 8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, याल्टा समझौतों के अनुरूप, तथा मानचूरिया में आक्रमण शुरू कर दिया। ये सोवियत प्रवेश जापानी नेताओं के लिए निर्णायक मोड़ बन गया क्योंकि अब उनके पास न केवल पश्चिमी परमाणु दबाव था, बल्कि उत्तर से भी एक नया सैन्य खतरा पैदा हो गया था। इस सब मिश्रण ने सम्राट हिरोहितो को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया। 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा और उसी रात जापानी सम्राट ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और अंततः 14 से 15 अगस्त के बीच आत्मसमर्पण का निर्णय लिया गया। सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके युद्ध समाप्ति का रास्ता चुना। यहाँ एक बड़ा ऐतिहासिक सवाल उभरता है, क्या अमेरिका के परमाणु हमलों ने जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया या सोवियत आक्रमण ही निर्णायक था? इतिहासकार आज भी इस प्रश्न पर बहस करते हैं। कुछ का कहना है कि हिरोशिमा नागासाकी के भयानक दुष्प्रभावों ने जनता और सेना दोनों को तोड़ दिया। वहीं दूसरे तर्क देते हैं कि सोवियतों का अचानक प्रवेश और उनसे होने वाले क्षेत्रीय नुकसान का खतरा ही जापानी नेतृत्व को सम्राट स्तर पर निर्णय लेने के लिए बाध्य कर गया। यही वह जटिलता है जो इस पूरी घटना को सरल एक कारण एक नतीजा से बाहर निकाल देती है। और एक अंतिम सस्पेंस, जब जापानी सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उन्होंने अपनी आवाज में एक रिकॉर्डेड रेडियो संदेश भेजा, ग्योकुऑन होसो। ये पहली बार था जब जापानी जनता ने सम्राट की आवाज सुनी। उन्होंने इसे अवीड्य और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह युद्ध को समाप्त करने का निर्णय मानवता के लिए आवश्यक था। पर क्या सम्राट का यह भाषण वाकई सारे अंदरूनी संघर्षों और विरोधों का अंत कर पाया? बहुत से छोटे सैन्य गुटों में विद्रोह और आशंकाएं बनी रहीं। कुछ ने आखिरी मिनट तक गुप्त प्रयास किए ताकि आत्मसमर्पण टाला जा सके, पर बड़े पैमाने पर 16 जुलाई 1945 ट्रिनिटी टेस्ट ने यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि इतिहास की दिशा बदल सकता है। लेकिन जैसे ही यह सफलता मिली, सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या इस हथियार का इस्तेमाल वाकई जरूरी है? राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने अपने युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन और वैज्ञानिकों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू किया। स्टिम्सन वह व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के सामने बम के इस्तेमाल के सभी विकल्प रखे। उनका कहना था, अगर हम इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसकी कीमत पर सवाल उठेंगे, और अगर हमने इसे सही समय पर इस्तेमाल किया तो यह युद्ध को तुरंत खत्म कर सकता है। लेकिन क्या सच में? कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया। लियो सिजार्ड और उनके साथियों ने एक याचिका लिखी जिसे आज इतिहास में सिजार्ड पिटीशन कहा जाता है। इसमें साफ लिखा था, इस बम का इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाए जब जापान चेतावनी के बावजूद आत्मसमर्पण से इनकार करे। हमें पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया देख सके कि यह हथियार क्या कर सकता है।
लेकिन यह याचिका व्हाइट हाउस तक कभी ठीक से पहुंची ही नहीं। जनरल लेस्ली ग्रोव्स, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मिलिट्री डायरेक्टर थे, उन्होंने इस याचिका को दबा दिया। ग्रोव्स का मानना था कि वैज्ञानिकों को राजनीति में बोलने का हक नहीं है। उनका काम था बम बनाना, ये तय करना नहीं कि बम गिरेगा कहां। यहाँ एक गहरा सस्पेंस है। अगर यह याचिका ट्रूमैन तक समय पर पहुंच जाती तो क्या वह अपना फैसला बदलते? इतिहासकार मानते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि ट्रूमैन और उनका सैन्य नेतृत्व पहले ही यह तय कर चुके थे कि जापान पर जमीन से हमला करने में लाखों अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। उनके मुताबिक अगर बम से जापान तुरंत आत्मसमर्पण करता है तो ये मौतें टाली जा सकती हैं। फिर आया इंटरिम कमेटी का मेमो। इसमें साफ लिखा था कि बम का इस्तेमाल किसी आबाद शहर पर सीधे करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन वाला विचार खारिज कर दिया गया। कारण यह दिया गया कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन असफल हो गया, यानी बम सही से फटा नहीं, तो दुनिया में अमेरिका की साख गिर जाएगी और जापान का हौसला और बढ़ जाएगा। यानी अमेरिका अब पूरी तरह से तैयार था। पहले बम का निशाना हिरोशिमा और दूसरे का बैकअप नागासाकी। यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या यह निर्णय सिर्फ जापान के खिलाफ था या इसमें छुपा संदेश सोवियत संघ को भी भेजना था? कई इतिहासकार कहते हैं कि ट्रूमैन और उनके सलाहकार जानते थे कि युद्ध के बाद असली शक्ति संघर्ष अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होगा। ऐसे में परमाणु बम का इस्तेमाल एक मैसेज था, सोवियतों को यह दिखाना कि अमेरिका के पास ऐसी शक्ति है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। स्टिम्सन ने एक मेमो में लिखा, यह बम हमें युद्ध के बाद की दुनिया में नैतिक नेतृत्व देगा। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो लाखों निर्दोषों की जान ले सकता है, उसे नैतिक नेतृत्व कहा जा रहा था। क्या यह इंसानियत थी या सिर्फ ताकत का नशा? और इसी दौरान जापान की तरफ से भी कुछ हलचल हो रही थी। उनके राजनयिक सोवियत संघ से गुप्त वार्ता कर रहे थे ताकि शायद सोवियत उनकी मध्यस्थता करवा दे और जापान आत्मसमर्पण से बच निकले। लेकिन 8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी और यह आखिरी वार्ता भी खत्म हो गई। अब अमेरिका को लगा कि यही सही वक्त है। पहला बम गिरा हिरोशिमा पर और जब जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया, 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया गया। यहाँ भी सवाल खड़ा होता है, क्या दूसरा बम वाकई जरूरी था या यह महज एक प्रदर्शन था कि अमेरिका के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार हैं? क्योंकि हिरोशिमा की तबाही की खबर फैलने से पहले ही नागासाकी का बम गिराया गया था। दुनिया को सोचने का समय ही नहीं दिया गया। हिरोशिमा पर बम गिरा और उसी पल 80,000 इंसान खत्म। लेकिन असली मौत तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि परमाणु बम सिर्फ एक धमाका नहीं करता, वह मौत को सालों तक हवा और पानी में घोल देता है। जमीन पर जो बचे वो आधे इंसान थे और आधे राख। लोग जलते हुए सड़कों पर भाग रहे थे। उनकी खाल उनके शरीर से लटक रही थी जैसे किसी पेड़ से उखड़ी छाल। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए भाग रहे थे, लेकिन उनकी बाहों में मासूम बच्चे काले कोयले की मूर्तियों में बदल चुके थे। और तभी शाम को आसमान से बरसी काली बारिश। ये बारिश पानी की नहीं थी, ये रेडियो एक्टिव धूल और राख का जहरीला मिश्रण थी। भूखे प्यासे लोग इसे पी गए और कुछ ही मिनटों में तड़प कर गिर पड़े। जिन्होंने उस वक्त मौत को धोखा दिया, वे धीरे धीरे कैंसर, ल्यूकेमिया और जन्मजात विकलांग बच्चों की तकलीफ के साथ जिंदा लाश बन गए। सर्वाइवर्स को जापानी भाषा में कहा गया हिबाकुशा। ये वे लोग थे जो धमाके और रेडिएशन से बच तो गए, लेकिन उनकी जिंदगी अब एक बोझ बन चुकी थी। किसी का पूरा परिवार एक ही सेकंड में मिट गया। किसी के चेहरे पर हमेशा के लिए जलन के निशान रह गए। किसी को शादी के लिए तिरस्कृत किया गया क्योंकि माना जाता था कि उनके बच्चे विकलांग पैदा होंगे। हिरोशिमा की 13 वर्षीय लड़की सेत्सुको थर्लो की गवाही आपने पहले सुनी, लेकिन हजारों और कहानियां थीं। एक माँ जिसने अपने बच्चे को गोद में लिया और पलट कर देखा तो बच्चा सिर्फ राख का ढेर बन चुका था। 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा फैटमैन। वह बम लिटिल बॉय से भी ज्यादा ताकतवर था। नागासाकी में करीब 74,000 लोग तुरंत मारे गए और हजारों घायल हुए। एक नर्स ने कहा, मैंने भगवान से कभी नहीं कहा था कि मुझे यह दिन दिखाओ। मेरे सामने बच्चे जल रहे थे और उनकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया ने इसे कैसे देखा। अमेरिका में जब यह खबर पहुंची तो अखबारों ने इसे एक महान विजय बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, यह हथियार युद्ध को खत्म कर देगा और लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान बचाएगा।
अमेरिकी जनता के लिए यह जस्टिफिकेशन था। लोगों को बताया गया कि अगर जापान पर बम नहीं गिरते तो शायद 5 लाख अमेरिकी सैनिक मर जाते। लेकिन यह आंकड़ा बाद में इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ साबित किया। दूसरी तरफ जापान में सिर्फ खामोशी थी। लोग अपने मरे हुए परिवार को पहचान भी नहीं पा रहे थे। हजारों शव नदियों में तैर रहे थे। शहर में इतनी बदबू फैल गई कि कई लोगों को मजबूरी में अपने परिजनों की अधजली लाशों को वहीं छोड़ना पड़ा। और असली डर तो आने वाले महीनों में सामने आया। रेडिएशन धीरे धीरे शरीर में जहर बनकर फैल रहा था। लोगों को बाल झड़ने लगे, खून की उल्टियां आने लगीं और अंदरूनी अंग गलने लगे। एक हिबाकुशा ने लिखा, हम बचे हुए लोग नहीं हैं, हम तो चलते फिरते भूत हैं। सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसने न सिर्फ लाखों को पल भर में मार दिया बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को विकलांग, बीमार और दर्द में जीने की सजा दे दी। क्या यही था शांति का रास्ता? और यही से शुरू हुई असली बहस। क्या परमाणु बम का इस्तेमाल वाकई जरूरी था? क्या यह युद्ध खत्म करने का सबसे तेज तरीका था, या यह एक प्रयोग था दुनिया को डराने का? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब जापान पर 2 परमाणु बम गिरे तो अमेरिका ने इसे अपनी सबसे बड़ी सैन्य सफलता बताया। लेकिन उसी वक्त सवाल उठने लगे, क्या यह जरूरी था? क्या यह इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला नहीं था? राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने बम गिराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने यह बम जापानियों पर गिराया ताकि युद्ध जल्दी खत्म हो और लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई जा सके। उन्होंने इसे गॉड्स गिफ्ट टू अमेरिका तक कह दिया। लेकिन क्या ट्रूमैन सच बोल रहे थे? इतिहासकार बताते हैं कि अमेरिकी सेना पहले से जानती थी कि जापान जल्द आत्मसमर्पण करने वाला है। सोवियत संघ ने 8 अगस्त को जापान पर युद्ध घोषित कर दिया था, यानी जापान 3 तरफ से घिर चुका था। तो सवाल उठता है, क्या परमाणु बम सिर्फ जरूरत थी या यह शक्ति का प्रदर्शन था? अमेरिकी युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा और बम गिराने का बचाव किया। उन्होंने कहा, यह युद्ध खत्म करने का सबसे तेज रास्ता था। अगर हमने बम नहीं गिराए होते तो लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान जाती। लेकिन उनके इस तर्क पर कई इतिहासकारों ने उंगली उठाई, क्योंकि अमेरिकी सैन्य रिपोर्ट्स खुद कहती थीं कि इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मरने का अनुमान ओवरस्टेटेड था। वहीं दूसरी तरफ जिन वैज्ञानिकों ने बम बनाया उनमें से कई अब पछताने लगे। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, उन्होंने ट्रूमैन से मुलाकात के दौरान कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। ट्रूमैन गुस्से में बोले, यह आदमी रोता क्यों है? इसके हाथ पर खून नहीं, मेरे हाथ पर है। उसके बाद ट्रूमैन ने ओपेनहाइमर को क्राई बेबी तक कह डाला। इसी तरह मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल कई वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर बम का इस्तेमाल करना ही था तो इसे किसी निर्जन जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन अमेरिका के मिलिट्री नेतृत्व ने इसे सीधा नकार दिया। अब आते हैं दुनिया की नैतिक प्रतिक्रिया पर। ब्रिटेन और अमेरिका के अखबारों ने इसे शुरू में हिस्टोरिक विक्ट्री कहा, लेकिन यूरोप और एशिया में इसे इंसानियत पर हमला माना गया। भारत के महात्मा गांधी ने कहा था, यह युद्ध की नैतिकता पर सबसे बड़ा धब्बा है। इससे साबित होता है कि विज्ञान अगर इंसानियत से कट जाए तो विनाश ही लाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने कभी रूजवेल्ट को न्यूक्लियर रिसर्च का खतरा बताते हुए पत्र लिखा था, उन्होंने बाद में कहा, अगर मुझे पता होता कि जर्मनी बम नहीं बनाएगा तो मैं वह चिट्ठी कभी नहीं लिखता। यानी वो वैज्ञानिक जिनकी खोजों ने बम की नींव रखी थी, वही वैज्ञानिक अब अपने जीवन भर के काम को एक अभिशाप मान रहे थे। लेकिन क्या अमेरिका वाकई पछता रहा था, या यह सब सिर्फ एक पोस्ट वॉर जस्टिफिकेशन था? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन गिरा। 6 दिन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन दुनिया का असली डर तो अब शुरू हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी ने सिर्फ 2 शहरों को नहीं जलाया, उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अब इंसान के पास खुद को मिटाने की ताकत है। ये ताकत अब युद्ध की भाषा नहीं रही, ये अब राजनीति की भाषा बन गई। युद्ध खत्म होते ही अमेरिका अकेला परमाणु शक्ति बन चुका था। उसके पास 2 तरह के बम थे और रिसर्च चालू थी। लेकिन क्या अमेरिका इस शक्ति को अपने पास रख सकता था? नहीं, क्योंकि ठीक उसी वक्त सोवियत संघ भी गुप्त रूप से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर चुका था। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम टेस्ट किया। दुनिया हिल गई। अब खेल एक तरफा नहीं था।
अब यह कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां नहीं चलती थीं, लेकिन डर सबसे बड़ा हथियार था। हिरोशिमा के मशरूम क्लाउड ने एक नई आर्म्स रेस शुरू कर दी। अब सिर्फ बम बनाने की बात नहीं थी, अब यह होड़ थी कि किसके पास ज्यादा बड़ा, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा तेज हथियार है। 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम टेस्ट किया। यह हिरोशिमा के बम से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर था। 1953 में सोवियत संघ ने भी हाइड्रोजन बम बना लिया। अब दोनों देशों के पास ऐसे हथियार थे जो पूरी धरती को कई बार मिटा सकते थे। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया, MAD, म्यूचुअली एशर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब था कि अगर एक देश हमला करेगा तो दूसरा देश भी जवाब देगा और दोनों मिट जाएंगे। यानी अब युद्ध नहीं था, अब डर ही असली हथियार बन गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया में दर्जनों देश परमाणु क्लब में शामिल होना चाहते थे। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और बाद में भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देश भी इस दौड़ में उतर आए। हर कोई यह सोच रहा था कि अगर उसके पास परमाणु बम नहीं है तो उसकी सुरक्षा अधूरी है। लेकिन क्या यह सच था? क्या वाकई ये हथियार सुरक्षा दे रहे थे, या ये सिर्फ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब थे जो किसी एक गलती पर पूरी मानवता को खत्म कर सकते थे? 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने यह साफ कर दिया। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पर मिसाइल ताने खड़े थे। दुनिया परमाणु युद्ध से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर आ गई थी। लोगों को लगा कि अब वही होगा जो हिरोशिमा में हुआ, लेकिन इस बार पूरा ग्रह जल जाएगा। आखिरकार बातचीत और समझौते से संकट टला, लेकिन हिरोशिमा की याद सबको यह कह रही थी, अगर यह बटन दब गया तो न कोई विजेता होगा न पराजित, बस राख बचेगी। और यहीं से शुरू हुई परमाणु हथियारों को रोकने की कोशिशें। 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT बनाई गई ताकि हथियार कुछ ही देशों तक सीमित रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। सोचिए, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के बाद भी इंसान ने सबक नहीं लिया, बल्कि उस दर्दनाक घटना को एक शक्ति का प्रतीक बना दिया। क्या यही इंसानियत का रास्ता है? 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा पर आसमान से गिरा वह बम जिसने लाखों जिंदगियां एक सेकंड में भाप बना दी, उसने सिर्फ एक शहर को नहीं मिटाया बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल दी। नागासाकी पर 3 दिन बाद गिरा दूसरा बम इस बात का सबूत था कि यह महाशक्ति सिर्फ जापान को हराने के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देने के लिए थी कि अब युद्ध की भाषा बदल चुकी है। इंसान ने इंसानियत को हराने वाला हथियार बना लिया था। विस्फोट की तेज रोशनी में जलते लोग, काली बारिश पीकर तड़पते बच्चे और दशकों तक कैंसर और विकलांगता झेलते हिबाकुशा सर्वाइवर्स इस बात के गवाह बने कि परमाणु हथियार जीत नहीं देते, सिर्फ दर्द देते हैं। लेकिन अमेरिका ने इसे विजय कहा, ट्रूमैन ने इसे युद्ध खत्म करने का तरीका बताया, और वैज्ञानिकों में वही ओपेनहाइमर पछताते रहे कि उनके हाथ अब खून से रंग चुके हैं। उसके बाद शुरू हुई कोल्ड वॉर और परमाणु हथियारों की होड़। अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे को डराने के लिए हजारों बम बनाए, इतना जखीरा कि पूरी धरती को कई बार नष्ट किया जा सकता है। दुनिया कई बार क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे खतरों से गुजरी और आज भी हजारों परमाणु हथियार जमीन के नीचे पड़े हैं। सोचिए, अगर किसी दिन एक गलती से भी यह बटन दब जाए तो इंसानियत का क्या बचेगा? हिरोशिमा और नागासाकी की आग से बचे हिबाकुशा सर्वाइवर्स ने पूरी दुनिया को चिल्लाकर चेताया कि यह हथियार इंसानियत के लिए खतरा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तक जाकर गुहार लगाई, शांति मार्च निकाले और अगली पीढ़ियों को समझाने की कोशिश की कि जो उन्होंने देखा वह कभी दोहराया ना जाए। लेकिन दुख की बात है कि इंसान ने उस पीड़ा को इतिहास का सबक बनाने के बजाय ताकत का प्रतीक बना लिया। आज भी दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। सुपर पावर देश इसे अपनी सुरक्षा मानते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या लाखों निर्दोषों को मार देने वाला हथियार वाकई सुरक्षा देता है? क्या यह शांति का रास्ता है या यह सिर्फ डर का कारोबार है? हिरोशिमा और नागासाकी हमें यही सिखाते हैं कि जब ताकत इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो नतीजा सिर्फ राख, आंसू और दर्द होता है। दोस्तों, ये कहानी इतिहास की सबसे कड़वी सच्चाई है। यह हमें बताती है कि तकनीक और विज्ञान चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, अगर उसमें इंसानियत नहीं होगी तो वह सिर्फ तबाही लाएंगे। और यही कारण है कि हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या भविष्य में भी
दुनिया यही गलती दोहराएगी? क्या आने वाली पीढ़ियां फिर किसी हिरोशिमा या नागासाकी को